हेलो नमस्कार, मैं अमित अजमेरा और आप देख रहे हैं अमित अजमेरा ऑफिशियल। तो मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमाएँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट किसे कहते हैं? यूनिट यानी कि इकाई। किसी भी वस्तु या सामान की एक यूनिट होती है जिससे इसकी वैल्यू पता चलती है कि वो कितनी है। जैसे 1 केजी सेब। अब अपन इसको केवल एक लिख कर रखे, केजी नहीं लिखे तो पता नहीं चलेगा भाई एक क्या है। और केजी लिखने पर पता चल जाता है कि भाई सेब 1 किलो है। लेकिन एक एक सेब, अब वो एक सेब भी हो सकता है अकेला, या फिर 1 किलो सेब, कुछ भी मान सकते हैं। इसलिए उसके पीछे यूनिट लगाना ज़रूरी होता है। तो यूनिट को अब हम अपने हैंड नोट्स से लिखेंगे, जो कि मैंने खुद ने बनाए, जो ये रही। अब यहाँ से पढ़ेंगे कि यूनिट मात्रक या इकाई जो किसी भौतिक राशि जैसे अन्न एक भौतिक राशि है और यू इसकी यूनिट है, अंकित मान के अर्थ प्रदान करता है। 1 केजी को अर्थ कौन प्रदान करता है? इसका केजी, जो क्या है? मात्रक। अब मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। पहला अमकेएस, सेकंड सीजीएस और थर्ड एफपीएस। अमकेएस के अंदर लंबाई की यूनिट मीटर में लेते हैं, द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम में और समय की यूनिट सेकंड में लेते हैं। सीजीएस में लंबाई की यूनिट सेंटीमीटर में, द्रव्यमान की यूनिट ग्राम में और समय की सेकंड में। उसी प्रकार एफपीएस में लंबाई की यूनिट फुट में, द्रव्यमान की यूनिट पाउंड में और समय की यूनिट सेकंड में लेते हैं। तो ये 3 प्रकार से मापा जा सकता है किसी भी भौतिक राशि को। भाई मीटर में माप सकते हैं, किलोग्राम में और सेकंड में, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में, फुट, पाउंड और सेकंड में। उसी प्रकार एक ऐसा यूनिट दी जाती है, ऐसा यूनिट क्या कहती है? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होती है। जैसे भारत में 1 केजी सेब है तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 1 केजी ही होगा। जैसे फुट एफपीएस, ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट नहीं है, क्योंकि भारत में फुट जैसे कारीगर वगैरह काम में लेते हैं, फुट में नापते हैं दीवारों को, कितने फुट की दीवार है, कितने फुट की रूफ छत है। और ऐसा यूनिट जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब जगह मान्य हो। तो ये मूलभूत इकाई और व्युत्पन्न इकाई 2 प्रकार की होती है ऐसा यूनिट। पहली है मूलभूत इकाई, जो किसी पर निर्भर नहीं करती। मतलब ये केजी है, जो अलग किसी भी मात्रक पर निर्भर नहीं करेगा। केजी केवल केजी ही रहेगा, किलोग्राम केवल किलोग्राम ही रहेगा। ये इस पर कोई दूसरी राशि पर डिपेंड नहीं रहेगा। ये तो ये स्वतंत्र रहता है, निर्भर नहीं करता दूसरों पर। तो इसमें मूलभूत इकाई में 7 राशियाँ हैं जो कि दूसरों पर डिपेंड नहीं रहती। फर्स्ट है द्रव्यमान, जिसकी इकाई है किलोग्राम, लंबाई जिसकी इकाई है मीटर, समय जिसकी इकाई है सेकेंड, विद्युत धारा जिसकी इकाई है एम्पियर, तापमान जिसकी इकाई है टेम्परेचर, केल्विन में भी ले सकते हैं और टेम्परेचर भी कहते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता आई, कैंडेला, सीडी से इसके प्रतीक को सीडी से लिखते हैं, कैंडेला को। तो ये 7 मूलभूत राशियाँ हैं और जिनकी इकाई ये दे रखी है, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, टेम्परेचर, मोल और कैंडेला। अब अपन व्युत्पन्न इकाई देते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ जो दूसरों पर डिपेंड करती है। व्युत्पन्न इकाई जैसे फोर्स, तो बल की यूनिट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जो कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मिलकर बनी होती है। तो केजी तो है मूलभूत इकाई, लेकिन न्यूटन है व्युत्पन्न इकाई, क्योंकि ये 3 प्रकार की मूलभूत इकाइयों पर निर्भर करती है, केजी, मीटर और सेकंड पर। 3 मूलभूत इकाइयों से न्यूटन बनती है, इसलिए इसको व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। उसी प्रकार जैसे वर्क, इसकी इकाई है जूल में भी केजी, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर।
तो ये भी केजी पर, मीटर पर और सेकंड पर निर्भर करती है। तो ये व्युत्पन्न इकाई अब होती है। अब एक प्रकार होता है ऐसा यूनिट का सेकेंडरी, जैसे किसी कोण की इकाई होती है चाप बटा त्रिज्या लंबाई बटे हुए आर। तो इसकी सेकेंडरी इकाई उसको कहते हैं जिसकी यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस होती है। तो कोण की इकाई को कहते हैं रेडियन, थीटा की इकाई को कहते हैं रेडियन। और टॉस कोण यानी कि पाई, तो इसको कहते हैं स्टेरेडियन, इसकी इकाई को, जो कि यूनिट लेस है। कोण तथा टॉस कोण यूनिट लेस है, लेकिन इनका मात्रक है ये विमाहीन है, क्योंकि इनमें कोई भी मूलभूत राशियाँ नहीं आती, क्योंकि चाप बटा त्रिज्या मीटर बटा मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाता है और इसमें कोई भी मूलभूत राशि बचती नहीं है। उसी प्रकार क्षेत्रफल बटा आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल का यूनिट होती है मीटर स्क्वायर बटे हुए आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, तो वो भी कट जाता है। तो इनकी कोई भी मूलभूत राशियाँ नहीं होती, इसलिए इनकी विमा भी नहीं होती। तो अपने से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है नेट के अंदर कि कौन सी राशि है वो जिसके अंदर विमा नहीं है लेकिन यूनिट है। तो यूनिट तो इनका रेडियन है, लेकिन इनकी विमा 0 0 है, m0 l0 और t0। द्रव्यमान की यूनिट 0, लंबाई की यूनिट 0, टाइम की यूनिट 0। तो ये याद रखना। आगे चलते हैं। अब एक नोट आता है कि अपन यूनिट को और संख्या को किस प्रकार बदल सकते हैं आपस में। तो यह कहता है कि यदि किसी भौतिक राशि की इकाई को अक्स गुणा कर दिया जाए, भौतिक राशि को, जैसे यहाँ पर 1 किलो है और इसकी इकाई को अक्स गुणा कर दिया जाए, तो इसको 1000 गुणा कर दिया, तो इसका अंकित मान 1/वे अक्स गुना हो जाता है। तो अन यू बराबर नियत, अन क्या है भौतिक राशि और यू क्या है यूनिट, इनका गुणा हमेशा कांस्टेंट रहता है। जब अन 1000 गुना बढ़ाया जाता है तो यूनिट का मान भी 1000 गुना कम हो जाता है, जिससे कि ये कांस्टेंट ही रहता है। इसलिए अन समानुपाती 1/u हो जाता है। फिर आता है इकाई में परिवर्तन, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदलना। तो एक यूनिट से जैसे अमकेस है, जिसके अंदर अपन लेते हैं मीटर, किलो और सेकंड, और सीजीएस इसके अंदर लेते हैं अपन सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो अब ये कह रहा है कि 1 न्यूटन को डायन के बराबर कितने डायन के बराबर होगा। तो डायन क्या है सीजीएस यूनिट, और एक यूनिट क्या है एमकेएस यूनिट। 1 न्यूटन, न्यूटन यानी कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको बदलना है डायन के अंदर, तो केजी के लिए 1000 ग्राम गुणा, मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 9th 10th की मेहनत है तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अपन सीधे करेंगे नेट के लेवल के हिसाब से। तो फिर एक किलो बराबर 1000 ग्राम होते हैं, ये सबको पता होगा, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इनको इनकी जगह रख देते हैं, 1 केजी की जगह 1000 और मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सीजीएस के अंदर टाइम की यूनिट सेकंड होती है और एमकेएस के अंदर भी टाइम की यूनिट सेकंड होती है। फिर इसको करते हैं तो आता है 10⁵ ग्राम मीटर क्या सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको कहते हैं डाइन, वो डाइन नहीं इसकी डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अपन ने, और फिर 4 क्वेश्चन और है जिसकी ये यूनिट पूछ रहा है। तो त्वरण कैसे कहते हैं, एक्सेलरेशन यानी कि चाल बटा समय। चाल की यूनिट क्या होती है मीटर प्रति सेकंड, और टाइम की यूनिट भी सेकंड। तो नीचे वाले गुणा हो जाएंगे,
तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की यूनिट हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये फोर्स की यूनिट पूछ रहा है जिसका मात्रक न्यूटन होता है, वो अपन ने पिछले स्लाइड में कर ही लिया था, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो अपन आगे चैप्टर गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे, उसमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक आता है, तो उसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। या फिर इसको और सिंपलीफाई किया जाए तो न्यूटन की जगह अपन लिख देंगे केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 केजी से नीचे वाला 1 केजी चल जाएगा, तो बचेगा 1 केजी। फिर यहाँ पर है सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर गुणा 1 मीटर, ये न्यूटन वाला, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब बटे हुए सेकंड स्क्वायर केजी। फिर उसी प्रकार कार्य की निकालेंगे, जो कि होमवर्क दे रहा हूँ उसको निकालते रहना, मैं बता दिया इनको। अब आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द्रव्यमान की इकाई 10 केजी और लंबाई की इकाई 5 मीटर हो, तो नए निकाय में 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब घनत्व का आंकिक मान ज्ञात करो। तो अब ये कह रहा है एक नया ही निकाय लिया जाए जिसके अंदर केजी द्रव्यमान की इकाई केजी डैश लेंगे जो कि 10 केजी दे रखी है, और लंबाई जिसको अल डैश लेंगे जो 5 मीटर दे रखी है। अब ये पूछ रहा है नए निकाय में 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब घनत्व हुआ, तो इसका घनत्व आंकिक मान ज्ञात करो। तो इनको आंकिक मान ज्ञात करते हैं केजी, तो इसका है केजी प्रति मीटर क्यूब। तो केजी का मान निकालने के लिए अपन 10 को इसके नीचे ले आएंगे, तो केजी डैश बटे हुए 10, और लंबाई की यूनिट होती है मीटर, तो हम मीटर डैश की जगह इस मीटर की यूनिट निकाल लेंगे मीटर डैश बटे हुए 5 का होल क्यूब, क्योंकि नीचे घनत्व का सूत्र होता है m बटा v, v यानी आयतन, और आयतन का सूत्र क्या होता है मीटर क्यूब, इसलिए यहाँ पर क्यूब आया था। और इसको हल करने पर 12500 केजी डैश बटे हुए मीटर डैश का होल क्यूब नया मान आ गया। इस नए मान को, नए निकाय के इस मान को रखने पर ये सामान्य केजी है 1000 के लिए, लेकिन 10 केजी डैश दे रखा है अपने को, जो इन पर इनका मान रखने पर अपने को आंकिक मान प्राप्त होगा जो कि 12500 है। पढ़ते हैं विमाय। विमाय किसे कहते हैं, जब एक भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को मूलभूत राशियों में मूलभूत राशियों में लिखा जाए तो मूलभूत राशियों की घातांक की विमा कहते हैं। जैसे केजी है, इसकी मूलभूत इकाई m1, इसकी घातांक है विमा, और लंबाई की देखें तो अपन l1 जिसको मीटर कहते हैं, लंबाई की यूनिट मीटर, और ये कह रहा है मूलभूत राशियों में लिखा जाए। यह मूलभूत राशियाँ है अल, और इसका मास, लेंथ, मास और टाइम, इनमें ज़्यादातर विमाएँ होती है। तो द्रव्यमान की मूलभूत राशि में लिखा जाता है मास को m, लंबाई को l, समय को t, मात्रा किसी भी पदार्थ की मात्रा, किसी भी परमाणु अणु छोटी पदार्थ की मात्रा को लेते हैं मोल के अंदर, जो अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और टेम्परेचर की भौतिक राशि को लिखने के लिए के या फिर थीटा का यूज़ करते हैं। धारा, किसी भी विद्युत धारा के लिए एम्पियर ए का यूज करेंगे भौतिक राशि को दर्शाने के लिए, और ज्योति तीव्रता को दर्शाने के लिए कैंडेला CD का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार इक्वेशन दे रखा है यहाँ पर घनत्व के लिए। तो घनत्व की विमा निकालने के लिए घनत्व का सूत्र होता है m बटा v। m होता है मास, तो द्रव्यमान बटे हुए आयतन, तो द्रव्यमान तो हो गया m1, और ये आयतन है तो ये मीटर क्यूब, लंबाई का क्यूब होता है ना आयतन, तो इसको विमा में लिखने के लिए l क्यूब, और ये ऊपर जाने पर इसकी घातांक माइनस में जाती है, ये सबको पता होगा। ये हो गई घनत्व की विमीय समीकरण। और इसमें विमाएँ पूछे तो इनकी घात जैसे 1 और -3,
जब विमीय सूत्र पूछे तो m1 l-3 और विमीय समीकरण पूछे तो m1 l-3 और t0 भी लिख देना। लास्ट में बाय टी की यूनिट 0 है। उसी प्रकार यहाँ पर 10 राशियों की 10 व्युत्पन्न राशियों की विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जो अपन कर लेंगे। वी की होती है मीटर प्रति सेकंड, मीटर को l1 और सेकंड को t1, ये ऊपर जाएगा तो l1 t-1। त्वरण के लिए होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर को क्या बोलते हैं l1 और सेकंड टाइम के लिए t-2 ऊपर जाएगा तो। उसी प्रकार संवेग होता है v, द्रव्यमान गुणा वेग, और द्रव्यमान को कहते हैं m, वेग को अपन यहाँ पर देख ही लिया l1 t-1। तो संवेग की विमा ज्ञात करने के लिए एक सूत्र याद रख सकते हैं 111, जिसके अंदर लास्ट वाला एक माइनस 111। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आएगा अपने फिजिक्स में, जो इसको याद ही कर लेना, नहीं तो बार बार निकालोगे इससे बढ़िया। तो 3 का निकाल लिए, अब बल का निकालते हैं। बल की होती है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो kg को लिखते हैं m1, मीटर को लिखते हैं l1 और ये ऊपर जाएगा तो t-2। उसी प्रकार कार्य का आ जाएगा, यहाँ पर कार्य में मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर l स्क्वायर हो जाएगा और t-2। पृष्ठ तनाव जो कि जलीय सतहों पर लगता है, लिक्विड पर लगता है ना, मच्छर बैठते हैं, क्यों बैठते हैं? क्योंकि वहाँ पर पानी इतने सघनता से अपने आप को जोड़े रखता है कि उनके वजन के द्वारा वो परत का काम करता है, जिसे मच्छर पानी की सतह पर भी तैरता है, अंदर नहीं डूबता, वो एक चादर की तरह कार्य करता है, उसको कहते हैं पृष्ठ तनाव। तो इसका सूत्र होता है T बराबर F/L। तो F/L और फोर्स का ये यूनिट हो गया kg मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अब इसके F/L तो नीचे भी मीटर आएगा, तो 1 मीटर से 1 मीटर चल गया तो इसकी हो जाएगी विमा m1 l0 t-2 पृष्ठ तनाव की। फिर ऊर्जा कार्य गतिज ऊर्जा, इन तीनों में इनकी यूनिट जूल ही है, तो इनका विमीय सूत्र भी एक ही होगा m1 l2 t-2। तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा पूछी जाए तो उसकी विमा याद रखना 122 1 2 -2, और फोर्स की विमा पूछी जाए तो 112 याद रखना, संवेग की विमा पूछी जाए तो 111 याद रखना। बस ये 1 2 3 विमाएँ याद रखनी है अपने को, बाकी तो अपन निकाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा संवेग, फोर्स और वर्क की ही विमा पूछी जाती है। वर्क की निकाली तो अपने पास एनर्जी, किसी भी प्रकार की एनर्जी की विमा प्राप्त हो जाती है। फिर आएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांकों में बता ही देता हूँ कि अब बराबर g m1 m2 बटे वे r स्क्वायर होता है, यह होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो कि कांस्टेंट होता है किसी भी माध्यम में। तो ये अब r स्क्वायर इधर चला जाएगा और m1 m2 इधर आ जाएंगे नीचे। m1 m2 मास है, फोर्स के अंदर भी मास आता है kg, तो 1 kg से 1 kg चला जाएगा और ऊपर बचेगा मीटर और r स्क्वायर, त्रिज्या को भी मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो पर हो जाएगा मीटर क्यूब बटे हुए फोर्स का सेकंड स्क्वायर नीचे आएगा तो इसका सेकंड स्क्वायर और एक m1 बचा हुआ है तो kg। फिर इसकी यूनिट, इसका विमा निकल जाएगी m-1 ऊपर जाएगा तो kg ऊपर जाएगा तो -1 m-1 l3 t-2। तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा भी कम से कम 3 बार पूछी गई है नीट के अंदर, ये याद कर लेना। फिर इनकी विमा निकाल लेना तुम, क्योंकि मैंने फॉर्मूले तो दे रखे हैं, यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो आप ट्राई करना निकलते हैं कि नहीं निकलते, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बाकी 10 की मैं बता दिया, 10 आप कर लेना। और इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला μ0 ε0 बराबर क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला ऐसे दिया जाता है किताबों के अंदर, μ0 ε0 c बराबर 1/μ0 ε0। जब μ0 और ε0 का रूट हटाते हैं तो c के ऊपर स्क्वायर आता है, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर इसका रूट हट जाता है और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है।
तो इसकी म्यू नॉट गुणा एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालने के लिए सी प्रकाश के वेग का यूज करते हैं। प्रकाश के वेग का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड। किसी भी प्रकार के वेग की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इधर जाएंगे तो सी स्क्वायर नीचे आएगा, तो 1/, फिर इसको ऊपर भेजेंगे तो सेकंड स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा और मीटर स्क्वायर नीचे ही रहेगा। तो इसकी यूनिट बन जाएगी L-2T2। तो ये याद रखना, ये भी लगभग 3-4 बार पूछा गया है। और ये प्रतिरोध की विमा भी याद रखना, इसको बनाना कैसे बनाते हैं इसको, नहीं तो फिर वहाँ निकालने बैठ जाओगे। फिर पढ़ते हैं कि विमाएँ क्यों पढ़ी जाती है, विमाओं का यूज कहाँ पे होता है। तो विमाओं के अनुप्रयोग, तो पहले अपन नोट देखेंगे। किन्हीं भी दो भौतिक राशियों को तब ही जोड़ा जाता है या घटाया जाता है जब उनकी विमाएँ समान हो। यदि उनकी विमाएँ समान नहीं है तो उनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। जैसे इधर a + b - c और इधर d - e + f है, तो इनकी विमा समान है, इनकी विमा आपस में समान है। जैसे a की d के बराबर समान है, a की e के बराबर समान है, a की f के भी समान होनी चाहिए। उसी प्रकार b की भी इन तीनों के समान होनी चाहिए और c की भी इन तीनों के समान होनी चाहिए, तभी इनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्वेश्चन दे देता है PQ² बराबर R², फिर दे देगा इधर a, तो इस a की विमा निकालो। तो अपने को याद रखना है कि a की विमा इसके समान होगी। तो इसकी अपने को बता देगा कि इसमें P प्रेशर वगैरह है, Q चार्ज है, R मीटर में है, तो अपन इसकी यूनिट निकालेंगे, वही यूनिट इस a की भी होगी। तो इसके क्वेश्चन करेंगे अपन आगे, अभी आगे की स्लाइड पर ही है शायद इसके क्वेश्चन। तो अनुप्रयोग 1 करते हैं अपन शुरू। तो ये कह रहा है कि अज्ञात भौतिक राशि की विमा ज्ञात करना। अब जैसे अपने नोट पढ़ा था कि इनको तभी जोड़ा जाएगा जब इनकी विमाएँ समान हो। अब अपने को ये कह रहा है कि ABCDE अज्ञात है, अपने को बता नहीं रखा, और इसमें t समय है और अक्ष दूरी यानी कि मीटर में है। अब अपने पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि a + BT + CT² + DT³ बटे E + T बराबर अक्ष। तो अपने को पता है अक्ष मीटर में है, तो अक्ष मीटर में है तो a के बराबर लिख सकते हैं इसको, तो a की यूनिट भी मीटर होगी। फिर इस BT को या तो अक्ष के बराबर लिख लो या फिर a के बराबर लिख लो, तो फिर b की यूनिट निकल जाएगी। इसी प्रकार अक्ष की मीटर, t की समय, तो L1T - 1, और इसकी निकालने के लिए CT² बटे अक्ष, इसको इसके मीटर के बराबर लिख दो, अक्ष के बराबर, तो इसकी यूनिट आ जाएगी ये यहाँ पे लिखी हुई L2T - 2। उसी प्रकार DT³ बटे E + T बराबर अक्ष। अब E की यूनिट निकालनी है तो इनको आपस में बराबर लिख दो, E = T, तो E की यूनिट आ जाएगी सेकंड। अब नीचे सेकंड है, ऊपर सेकंड क्यूब गुणा D बटे बराबर मीटर है। सेकंड से 1 सेकंड चल जाएगा तो यहाँ स्क्वायर बच जाएगा, फिर D की यूनिट निकल जाएगी L1 और T - 2 ऊपर जाकर, तो ये L1T - 2 निकल आ गई। तो पहले E की यूनिट निकाल लेंगे अपन, सबसे पहले E की यूनिट निकालेंगे सेकंड, और नीचे सेकंड हो जाएगा। फिर ऊपर जब किसी के क्यूब में होता है तो यूनिट का भी क्यूब हो जाता है, जैसे T³ है तो सेकंड का क्यूब, L³ है तो मीटर का क्यूब, kg का क्यूब, उसी प्रकार। लेकिन प्लस में हो तब एक ही संख्या ली जाती है, एक ही यूनिट ली जाती है सेकंड। तो यहाँ पर कर दो कि T इधर भी E बराबर सेकंड और T बराबर सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर कर दो, ये गलत है। इसकी पूरे की यूनिट एक ही होगी सेकंड, जो कि ऊपर वाले सेकंड क्यूब से कटेगी, फिर सेकंड स्क्वायर बचेगा, और ये जोड़ बाकी गुणा भाग तो आपको पता ही होगा।
आगे की स्लाइड पर चलते हैं। आगे भी एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी हल कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर बटे हुए टी बराबर ए एक्स प्लस बी रूट एक्स बटे हुए टी। इसके अंदर ए की और बी की विमा निकालनी है अपने को। तो ए एक्स को एक्स स्क्वायर बटे हुए टी के बराबर लिख दो। तो ए एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बटे हुए टी। तो एक अक्स से तो एक अक्स कट गया, तो ए की विमा आ जाएगी, एक अक्स बच गया ऊपर और नीचे टी है। तो अक्स मीटर में है तो L1 और टी ऊपर जाएगा तो T-1, ये इसकी विमा आ गई। अब अपने को निकालनी है बी की विमा। तो बी को भी इसके बराबर रख दो। तो अब करेंगे अपन बी रूट एक्स बटे हुए टी बराबर एक्स स्क्वायर टी। अब अपन इनके टी से टी गया, अब इधर से रूट हटाएंगे अपन, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो इधर तो हो गया एक्स फोर और इधर हो गया बी स्क्वायर एक्स, और इधर हो गया एक्स फोर, एक्स को काटे तो 3, और इस बी स्क्वायर का बी, इस बी स्क्वायर का स्क्वायर हटाने पर इधर बच जाएगा एक्स की पावर 3 का रूट, और रूट को कहते हैं 1/2, तो एक्स 3/2, तो इसकी बीमारी हो जाएगी अल 3/2, एक्स यानी कि मीटर, मीटर यानी कि अल 3/2 इसकी बीमा हो जाएगी। तो अपन ने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब ये इसमें ए बी की बीमा निकालना है, इसमें भी ए और बी की बीमा निकालना है। इसके अंदर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नीट में 3 से 4 बार आ चुका और अभी भी आने की संभावना है बहुत ही ज़्यादा। तो इसमें तो क्या करना, v को b के बराबर रखना, यहाँ पर v आयतन है तो b की यूनिट तो निकल जाएगी l की पावर 3, क्योंकि आयतन क्या होता है l गुणा l की पावर 3। तो ये, और इसके अंदर a की विमा निकालनी है, तो ये मत कर देना कि a बराबर बी स्क्वायर, इस पूरे की यूनिट इस p के बराबर आएगी, और p यहाँ पर दाब है और p का फॉर्मूला होता है एफ बटे हुए a। तो इस वीडियो को पॉज करो और आप कॉपी में करो। इस क्वेश्चन को मैंने फॉर्मूला बता दिया, और इस क्वेश्चन में तो सीधा ही कर लेना आप। और ये इम्पोर्टेंट है कि log e की पावर में कुछ भी हो, साइन के बॉक्स में कुछ भी हो, कोस, टेन और e की पावर, इनकी विमाहीन होते हैं, इनमें विमा नहीं होती, m0 l0 t0, और ये क्वेश्चन आते हैं बार बार, तो इनको याद रखना। उसी प्रकार इसमें अपन क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक। तो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर ए कोस बी एक्स टी प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसमें पूछ रहा है ए की विमा, बी की विमा और सी की विमा। तो पहले तो ए की विमा निकाल लेते हैं, ए बराबर एक्स स्क्वायर करके, तो ए की विमा तो हो जाएगी l2, फिर अपन बी एक्स बटे वे टी प्लस सी बटे वे एक्स स्क्वायर, इसको रख देंगे जीरो के बराबर, m0 l0 t0 के बराबर। फिर इसको हल करेंगे तो c बटे हुए एक्स स्क्वायर, इस ये कोस के अंदर है तो इनकी विमाहीन है, तो विमाहीन को लिखते हैं m0 l0 t0। और अपने 10th क्लास में पढ़ा है कि किसी की भी घात 0 हो तो उसको 1 कहेंगे, 1 होता है इसका आंसर, तो ये 1 हो जाएगा, और फिर इस c की विमा निकल जाएगी। उसी प्रकार इस बी एक्स बटे हुए टी को भी 1 के बराबर लिख देंगे तो बी की विमा आ जाएगी। फिर इधर दूसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर अब बराबर ए ई की पावर माइनस बी एक्स प्लस सी टी स्क्वायर दे रखा है, तो इसमें ए की विमा को अब के बराबर लिख देंगे, बी एक्स को 1 के बराबर और सी टी स्क्वायर को 1 के बराबर, फिर इनकी विमा आ जाएगी। तो ये कर लेना, इसमें करा हुआ है सोल्व। और एक क्वेश्चन आपके लिए जिसमें पी ए लॉग ई बी वी माइनस सी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वी आयतन है और पी प्रेशर है, तो ए को पी के बराबर लिख देना, बी पी बराबर 1 और सी एक्स स्क्वायर को भी 1 के बराबर लिख देना। फिर ये आयतन है तो बी की विमा तो आ जाएगी l-3, क्योंकि नीचे चला जाएगा तो, और इधर अक्स नीचे चला जाएगा तो सी की विमा आ जाएगी l-1।
ऐसे सॉल्व कर लेना इसको घर पे, होमवर्क है। फिर आता है अनुप्रयोग 2, विमाओं का यूज से दूसरे प्रकार से कैसे करते हैं। एक अनुप्रयोग तो देख लिया अपन ने कि किसी भी अज्ञात भौतिक राशि की विमा ज्ञात करने में। अब दूसरा अनुप्रयोग देखते हैं कि भौतिक राशि का सूत्र ज्ञात करने में। किसी भी भौतिक राशि का सूत्र ज्ञात करने में विमाओं का भी यूज किया जाता है। जैसे कि अपने को क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल फोर्स कौन सा भी हो, अभिकेंद्रीय हो, अपकेंद्रीय हो, स्प्रिंग का बल हो, इसकी सबकी यूनिट होती है न्यूटन। और इसके आगे एक कांस्टेंट लिखते हैं के, जो कि अब ये कहता है कि अभिकेंद्रीय बल द्रव्यमान चाल त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो अपने को ये याद रखना है कि जो भी ये यूनिट दे कि इन पर निर्भर करता है, उन्हीं का यूज कर जिसकी भी भौतिक राशि जिसका भी सूत्र ज्ञात करवाए उसमें जिन पर निर्भर करता है वही आनी चाहिए, बाकी और दूसरे नहीं आनी चाहिए। तो द्रव्यमान को लिख देते हैं हम इसकी पावर x v, इसकी पावर y और r की पावर z। इसको सॉल्व करेंगे तो द्रव्यमान की यूनिट होती है m1, चाल की यूनिट होती है l1 t-1 की पावर y, और ये। तो अब मैं इसका सिंपल सा आंसर बता देता हूँ आपको। अब होता है m के बराबर, अब बराबर होता है m। इन्हीं द्रव्यमान, चाल और त्रिज्या में आंसर लाना है इसलिए। तो अब और इधर अपन a को लिख सकते हैं v/t², क्योंकि त्वरण होता है वेग बटे टाइम का स्क्वायर। अपने को लाना है अभिकेंद्रीय बल। तो अब लिखेंगे एक द्रव्यमान यानी कि m1 और वेग में भी आता है मीटर, तो l/t, और t गुणा t क्यूब हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा l1 t⁻3, और ये ऊपर जाएगा तो m1 l1 t-3। ये तो हो गया इसका विमीय सूत्र, और ये हो गया इसका इन पर निर्भर करता है तो इनका सूत्र। और एक ये सीधा यही देना ऑप्शन में तो एक गलत है, इसके बाहर के कांस्टेंट भी होता है। निर्भर का मतलब है ये इसके समानुपाती है। जैसे अपन कर सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल द्रव्यमान के समानुपाती है, अभिकेंद्रीय बल चाल के समानुपाती है, और अभिकेंद्रीय बल r के समानुपाती है। इनके बीच में संबंध अपने को निकालना है कि किस प्रकार संबंध रखते हैं। जैसे अभी निकला है कि v/v ये अलग है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। अच्छा, तो इस प्रकार अपन इसको निकालेंगे। और ये 2 बार स्लाइड डल चुकी है तो अपन इसको कर लिया। फिर आता है ये क्वेश्चन जिस पर फोर्स, चाल और समय दे रखा है, इनकी नई मूलभूत राशियाँ मान ली जाए तो द्रव्यमान का विमा सूत्र क्या होता है। तो अपने को पता है द्रव्यमान का विमा सूत्र, द्रव्यमान का होता है kg। लेकिन अब ये कह रहा है कि द्रव्यमान फोर्स, चाल और समय पर निर्भर करता है, तब इनका विमा सूत्र निकालना है। तो द्रव्यमान को फोर्स और ये कांस्टेंट के, वेग और t, y और ये अक्ष, इस प्रकार इसको हल करना है। इस समीकरण को हल करते हुए इसका मान kg लिख लेना, इनका विमीय सूत्र लिख लेना तीनों का, अब v और t का। फिर इनको हम जिसका भी kg दे रखा है इनमें जितने भी kg आए उनको इसके बराबर रख लेना, तब जाकर इस द्रव्यमान का विमा सूत्र निकल जाएगा, जो कि HW है। अपन ने एक क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन तुम करो। फिर कहता है कि विमाहीन राशि की इकाई हो सकती है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि थीटा की यूनिट नहीं होती, यूनिट तो होती है रेडियन पढ़ा था ना, लेकिन इनकी
कोई विमा नहीं होती, विमा नहीं होती। यूनिट तो होती है लेकिन विमा नहीं होती। तो इसे ऑप्शन दे कि विमाहीन राशि की इकाई हो सकती है, जबकि इकाईहीन राशि की विमा नहीं हो सकती। तो ये कथन सत्य है। तो ऐसे आता है इस पर क्वेश्चन कि कौन सा कथन सत्य है। तो 4 ऑप्शन दे देगा। ए उसमें दे देगा कि विमाहीन राशि की इकाई हो सकती है, जबकि इकाईहीन राशि की विमा नहीं हो सकती। फिर बी दे देगा कि इकाईहीन राशि की विमा हो सकती है, विमाहीन राशि की विमा नहीं हो सकती। तो वो गलत हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन बना बना के दे देगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि विमाहीन राशि की इकाई हो सकती है। इकाई मतलब यूनिट, मात्रक हो सकता है, जैसे थीटा का होता है रेडियन, लेकिन इसकी कोई विमा नहीं होती। फिर आता है विमीय विश्लेषण की सीमाएं। विमीय रूप से सही समीकरण वास्तविक रूप से गलत भी हो सकते हैं। तो ये कह रहा है, ये भी सीधे क्वेश्चन ही है जो कि ऑप्शन में आ सकते हैं कि विमीय रूप से सही समीकरण वास्तविक रूप से गलत भी हो सकते हैं, जबकि वास्तविक रूप से सही समीकरण विमीय रूप से सही होगा। तो ये कह रहा है कि अपन a प्लस बी प्लस सी और बराबर में a प्लस डी करें तो इनकी विमा सही हो सकती है, लेकिन ये क्या पता पॉसिबल ही नहीं हो। और जबकि वास्तविक से जैसे अब बराबर kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये तो इसकी यूनिट है, तो ये तो पॉसिबल है, वास्तविक रूप से भी पॉसिबल है, इसकी यूनिट यही होती है। लेकिन अपन ए को बी के बराबर रखें, अपने को क्या पता ए की यूनिट कौन सी है, लेकिन ये अपन अनुप्रयोग करें उस हिसाब से तो सही है कि अपन किसी भी भौतिक राशि को तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब उनकी विमाएं समान हो। तो ये उस कथन के अनुसार तो सही है, समीकरण तो सही है विमीय रूप से, लेकिन वास्तविक रूप से क्या पता प्रेजेंट हो या नहीं हो, गलत हो। तो ये कथन ये करना चाहता है। अब सेकंड कथन को चलते हैं कि जिन सूत्रों में साइन कोस टेन ई की पावर अक्स लॉग जोड़ घटाव आ जाए उन्हें विमीय विश्लेषण से ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो अपन ने इसको देखा था कि लॉग साइन कोस इनकी होती है विमा हम 0 L0 और T0। मापन इकाइयाँ और त्रुटियाँ। अब अपन देखेंगे मापन इकाइयों के अंदर भाई अपन केजी को कैसे नापेंगे, इसकी इकाई कैसे लिखे और उसकी त्रुटियाँ। जैसे मशीनों में त्रुटियाँ होती है, एरर वगैरह, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से नीट में क्वेश्चन भी आते हैं हर साल। पेपर कितना भी टफ हो लेकिन त्रुटियों के अंदर से क्वेश्चन आता है। और इस बार भी पेपर टफ था, लेकिन नीट ने पिछले PYQ में से एक क्वेश्चन इतना सरल दिया था कि उसे एक बार में देखकर भी किया जा सकता था। तो अपने को त्रुटियों को नहीं छोड़ना है, ये बिल्कुल ही सरल है। तो त्रुटि क्या होती है? भौतिक राशि के मापन में प्रायोगिक मान का वास्तविक मान से विचलन को त्रुटि कहते हैं। जैसे कोई भौतिक राशि है, जैसे ये वस्तु है, अब इसके ऊपर प्रायोगिक मान लिखा हुआ है 75 kg, लेकिन ये वास्तविक रूप से तो 60 kg की है, तो इसमें तो त्रुटि है ना। अब त्रुटि ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र ज्ञात करते हैं कि प्रायोगिक मान, जैसे इसका 75 है जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो 75 - 60, तो कितने की गलती है? 15 kg की एरर है। तो इस प्रकार त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं प्रायोगिक मान, जो लिखा हुआ मान उसका और जो वास्तविक में है उसको घटाकर। यदि प्रायोगिक मान ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव एरर आएगा, और प्रायोगिक मान कम होगा तो नेगेटिव एरर आएगा। तो इस पर क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन। जैसे अब ये दे रखा है कि एक सरल लोलक आवर्तकाल T निम्न रूप से औसत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो अपने को प्रायोगिक मान दे रखी है 2.0 सेकेंड, 2.0 सेकेंड, 1.8 सेकेंड। तो इसका T एवरेज निकालेंगे, क्योंकि इसका T एवरेज इसलिए निकालेंगे कि इसका प्रायोगिक मान तो दे रखा है। अब इसका वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए T एवरेज निकालेंगे। T एवरेज ही इसका वास्तविक मान है कि ये 2 सेकंड में अपना आवर्तकाल पूरा करता है या नहीं। तो T एवरेज निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? इन सब का योग बटे हुए कितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे, तो उसका T एवरेज आएगा 2 सेकंड, जो कि उसका वास्तविक मान हो जाएगा 2 सेकंड। अब त्रुटि निकालने के लिए प्रायोगिक मान माइनस वास्तविक मान,
तो इसकी त्रुटि निकालेंगे 0.2, फर्स्ट की, सेकंड में 0 और थर्ड की -0.2। तो इसका भी डेल्टा टी एवरेज निकालेंगे। औसत त्रुटि, ये औसत त्रुटि पूछ रहा है ना, तो इसका डेल्टा टी एवरेज यानी कि औसत निकालेंगे। इन तीनों का योग, इन तीनों का योग अभी माइनस में हो या फिर प्लस में, इन तीनों का योग ही करना है। इनमें घटाना या बढ़ाना कुछ भी नहीं है। इनका जोड़कर जो मान है वही लिखना है। तो इसका आंसर आता है 0.4/3। उसी प्रकार ऐसे भी दे सकता है अपने को, ये समीकरण दे दिया कि a बराबर a प्लस माइनस डेल्टा ए। तो a का वास्तविक मान हो जाएगा ये a और डेल्टा ए हो जाएगा उसमें त्रुटि। अब सापेक्ष त्रुटि का सूत्र क्या होता है? डेल्टा ए बटे हुए ए। डेल्टा ए ये, उसमें वास्तविक मान का भाग लगा दो तो इसकी सापेक्ष त्रुटि निकल जाएगी। प्रतिशत त्रुटि तो उसमें 100 से गुना कर दो तो परसेंट त्रुटि निकल जाएगी। इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये दे रखा है कि एक तार है, एक तार की लंबाई निम्न रूप से है, मापी गई है, प्रतिशत त्रुटि निकालना। इसका प्रायोगिक मान दे रखा है, अपने को इसका वास्तविक मान निकालना है। तो इसका एवरेज ले लेंगे, अल एवरेज, जो कि निकल कर आता है 10 सेंटीमीटर। तो इसका अल एवरेज ही इसका वास्तविक मान है 10 सेंटीमीटर। अब इसमें त्रुटि निकालेंगे। त्रुटि कैसे निकालते हैं? प्रायोगिक माइनस वास्तविक। तो प्रायोगिक कितना है? 10, 10.1 और 9.9। इसमें से 10 को घटा देंगे तो इसकी त्रुटि आ जाएगी। फिर डेल्टा टी एवरेज निकालेंगे 2.2/3 आ जाएगी। फिर इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए करेंगे डेल्टा अल बटे हुए अल गुणा 100। तो डेल्टा अल एवरेज कितना आया? 0.2/3 गुणा अल का मान कितना आया था? 10 गुणा 100। तो 1 0 से 1 0 चल जाएगा और 20 और 1 पॉइंट है तो 1 0 हट जाएगा। 2/3% इसकी प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। अब चलते हैं अल्पतमांक पर। तो लीस्ट काउंट यानी कि लिस्ट अल्पतमांक, किसी भी उपकरण द्वारा मापा गया न्यूनतम मान को अल्पतमांक कहते हैं, उसका लिस्ट काउंट कहते हैं, उसका न्यूनतम मान कहते हैं। किसी भी उपकरण द्वारा मापा गया न्यूनतम मान, जैसे 20 है, सीधी संख्या दे रखी है बिना पॉइंटों की, तो उसका अल्पतमांक होगा 1। उसका न्यूनतम त्रुटि होगी 1। जब कभी भी क्वेश्चन में त्रुटि नहीं दी गई हो तो उसके अल्पतमान से और उसके अल्पतमान को ही उसकी त्रुटि मान कर क्वेश्चन को हल करना है अपने को। तो जब पॉइंट नहीं आए किसी भी संख्या में तो उस, जैसे 20 है तो उसकी अल्पतमांक होगा 1। जैसे 2000 भी है और उसमें एक भी पॉइंट नहीं आए तो उसका अल्पतमांक भी 1 ही होगा। लेकिन जब 1 पॉइंट आए तो उसका अल्पतमांक हो जाएगा 0.1। जैसे 9.7 है उसका भी अल्पतमांक हो गया 0.1 और 27.2 का भी 0.1। उसी प्रकार यदि पॉइंट के आगे एक संख्या बढ़ा दी जाए, जैसे 0.01 हो गया तो इसका अल्पतमांक में 0.01 हो जाएगा। जैसे 0.89 हो गया तो इसका 0.01, 0.31 हो गया तो 0.01। और जब पॉइंट के आगे 3 संख्या आ जाए तो अल्पतमांक भी पॉइंट के आगे 3 संख्या में होगा 0.001। उसी प्रकार एक और संख्या बढ़ा दी जाए, यदि पॉइंट के आगे 2, 4, 5, 6 आ जाए तो पॉइंट के आगे 4 संख्या है तो अपने को भी पॉइंट के आगे 4 यूनिट तक अल्पतमांक को मानना पड़ेगा। और उसका अल्पतमांक 1 से शुरू होगा, फिर 0.01, फिर 0.001, 0.001, ऐसे बढ़ता छोटा होता जाएगा अल्पतमांक। अल्पतमांक का मतलब ये है सबसे छोटा मान, सबसे न्यूनतम मान। अब फिर कह रहा है कि जब त्रुटि अलग से नहीं दी हुई हो, वही बात दोहरा रहा है जब अभी मैंने बताया था कि क्वेश्चन में जब त्रुटि नहीं दी हो, जब एरर नहीं दिया गया हो तो उसकी संख्या को देखकर ही उसका अल्पतमांक निकालना है और उसको ही त्रुटि मान लेना है और क्वेश्चन हल करना है। फिर आगे दे रखा है कि शुद्ध किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या की एक्यूरेसी को मानने के लिए उसकी सापेक्ष त्रुटि निकालनी पड़ेगी। जब सापेक्ष त्रुटि सबसे कम होगी, जिसकी भी सापेक्ष त्रुटि सबसे कम होगी उसकी शुद्धता सबसे ज़्यादा होगी। जैसे अब क्वेश्चन करते हैं इसके कि शुद्धि के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखना है तो 100.0, 10.0,
0 और 1000 1.0000। तो 100.0 की अल्पतमांक निकालना है पहले तो, क्योंकि इसकी त्रुटि अलग से नहीं दे रखी, 100.0 ही दे रखा है। तो इसकी अल्पतमांक हो 0.1 ए वाले का, और बी वाले का हो जाएगा 0.01, और सी वाले का 1000 तो पॉइंट नहीं आ रहा तो सिंपल 1, और डी वाले का पॉइंट 3 संख्या तक 0.001। फिर इसको इसकी सापेक्ष त्रुटि निकालनी है। सापेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं? त्रुटि बटे हुए उसका वास्तविक मान, ऐसे सापेक्ष त्रुटि निकालते हैं। तो इनका सापेक्ष त्रुटि एक की तो आ जाएगी 0.001, क्योंकि 0.1 बटे हुए 1000, फिर 0.01 बटे हुए 10, 0.001, 0.001। तो इसकी सापेक्ष त्रुटि सेम आ रही है, तो इनकी शुद्धता भी सेम ही रहेगी। अब अपन सोचेंगे कि 1000 दे रखा है, इसकी त्रुटि, इसकी सापेक्ष, इसकी लीस्ट काउंट 1 है, और इसका डी का 1.000 है, तो इसका लीस्ट काउंट 0.001, तो इसका लीस्ट काउंट सबसे कम है, तो इसकी सापेक्ष त्रुटि सबसे कम होगी और इसकी शुद्धता भी ज़्यादा होगी। तो अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को पहले हल करना है सबको सापेक्ष त्रुटि निकाल कर, फिर बताना है सापेक्ष त्रुटि समानुपाती 1/, शुद्धि के अनुसार। जिसकी सापेक्ष त्रुटि सबसे कम उसकी शुद्धता सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर सापेक्ष त्रुटि सबकी सेम है, लिस्ट काउंट कितना भी हो, लेकिन लास्ट में सापेक्ष त्रुटि को हल करने पर मान से समान आ रहा है, तो इनकी शुद्धता भी समान ही रहेगी। तो एक क्वेश्चन मैंने कर लिया, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जिसको कर लेना आप। लिस्ट काउंट निकाल कर सापेक्ष त्रुटि इनका मान निकालना, फिर उनको बढ़ते क्रम में लिख लेना शुद्धता के। फिर तो अपन देखेंगे जोड़ या घटाव। तो जैसे ये ए दे रखा है, ए राशि, जिसको बड़े रूप में दे रखा है वास्तविक मान और उसकी त्रुटि के रूप में, और बी का भी मान, वास्तविक मान और त्रुटि दे रखा है, तो इसका योग करेंगे। तो ये कह रहा है कि ए प्लस बी को जोड़ो, तो ए प्लस बी को कैसे जोड़ेंगे? तो इसका वास्तविक मान, जब इनको जोड़ेंगे तब इनका वास्तविक मान तो सीधे सीधे जोड़ देंगे ए प्लस बी, और इसकी त्रुटियों को जोड़ना भी सिंपल ही, सीधा जोड़ दो जो भी मान दे रखा है। और उसी प्रकार घटाव भी है, जिसके अंदर इन दोनों को घटा लो, लेकिन त्रुटियों को हमेशा जोड़ना है। जोड़ हो, योग हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, दोनों त्रुटियों को जोड़ना है, लेकिन इनके वास्तविक मान में जब जो योग हो तो योग ही करना है, और घटाव हो तो घटाव करना है। ये याद रखना है कि त्रुटियों को हमेशा जोड़ना है, जोड़ या घटाव में। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे a बराबर दे रखा है 2 ± 0.02 और 1 ± 0.01। तो पहले इसका योग कर लेते हैं। तो इनको z से लिखेंगे, इनके मान को, इनको a + b जोड़ने पर, तो इनको तो सीधा जोड़ देंगे 2 + 1 3, और त्रुटियों को भी सीधा जोड़ देंगे 0.003। ये तो हो गया जोड़। अब इसका घटाव कर लेते हैं। घटाव के अंदर इनके वास्तविक मान को घटा देते हैं, 2 - 1 तो 1, प्लस माइनस, और त्रुटियों को हमेशा जोड़ते ही है, तो 0.03। तो घटाव में 1 ± 0.03 हो गया, और योग में 3 ± 0.03 हो गया। तो सबसे सिंपल है योग और घटाव। फिर आता है गुणा और भाग। त्रुटियों का गुणा और भाग कैसे करते हैं? तो त्रुटियों का गुणा भाग सीखते हैं कि जैसे ये संख्या दे रखी है अपने को, इनके मान दे रखे हैं, तो पहले गुणा देखते हैं। तो इनके वास्तविक मान निकालने के लिए सबसे बढ़िया काम है, इनके वास्तविक मान को गुणा कर दो, तो इनका जेड आ जाएगा। और इनका डेल्टा जेड निकालने के लिए थोड़ा प्रोसेस होता है, तो डेल्टा जेड बटे हुए जेड बराबर डेल्टा ए बटे हुए ए प्लस डेल्टा बी बटे हुए बी, ये प्रोसेस करना पड़ता है थोड़ा। तो जेड का मान तो यहाँ से आ ही जाएगा, तो यहाँ पर रख लेना, और डेल्टा ए जो कि यहाँ पर दे रखा है, और ए जो कि यहाँ पर दे रखा है, फिर डेल्टा बी जो कि यहाँ पर देता है, और बी यहाँ पर देता है, इनके मान को रख लेना, इनका गुणा हो जाएगा। उसी प्रकार भाग है, इन सादा को, इनके वास्तविक मान को डिवाइड कर लेना, जिससे इनका भाग हो जाएगा। और इनकी त्रुटि निकालने के लिए
डेल्टा जेड बटे हुए जेड बराबर डेल्टा ए बटे हुए ए प्लस डेल्टा बी बटे हुए बी करते हैं। इनकी त्रुटि निकालने के लिए गुणा व भाग में दोनों की त्रुटियां सेम प्रकार से सेम सूत्र से निकलती है, और योग और घटाव में भी इनकी त्रुटियों को सेम तरीके से निकालते हैं। घटाव और योग में इनकी त्रुटियों को जोड़ते हैं, जबकि गुणा व भाग में ये सूत्र लगाते हैं डेल्टा जेड बटे हुए जेड बराबर डेल्टा ए बटे हुए ए प्लस डेल्टा बी बटे हुए बी। तो एक क्वेश्चन इन पे भी कर लेते हैं। तो अपने को दे रखा है ए बराबर 2 प्लस वही क्वेश्चन है। अब इनका गुणा करना है, तो गुणा के लिए पहले जेड निकालो। जेड का मान आ जाएगा 2 गुणा 1 2। फिर निकालो इनकी त्रुटि, तो त्रुटि निकालने के लिए डेल्टा जेड बटे हुए डेल्टा ए बटे हुए ए प्लस डेल्टा बी बटे हुए बी, ये फॉर्मूला लगाना है। तो जेड तो निकल गया 2, तो डेल्टा जेड बटे हुए 2 बराबर डेल्टा ए का मान 0.02 बटे हुए ए का मान 2, डेल्टा बी का मान 0.01 बटे हुए 1, 2 से 2 गया 0.01 आ गया। तो इन दोनों को जोड़े तो 0.02, और इस 2 को ऊपर ले गए तो गुणा में हो जाएगा 0.4। तो डेल्टा जेड का मान आ गया 0.4। अब इसके पूरी संख्या को लिख लेंगे वास्तविक मान सहित त्रुटि को। तो इसका जेड बराबर जेड तो हो गया 2 प्लस माइनस इसकी त्रुटि हो जाएगी 0.04, क्योंकि यहाँ पर 0.02 है ना, तो यहाँ पर 0.02 हो जाएगा। 0.01 प्लस 0.01 0.02 हो जाएगा, और 2 से गुणा करने पर 0.04 हो जाएगा। तो अपन से सिली मिस्टेक हो गई, जिसका अपने को एग्जाम में पूरा ध्यान रखना, सिली मिस्टेक नहीं हो, वरना फिर तो -1 मतलब 5 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि 4 तो इस नंबर के और एक जो आया है वो भी कट जाएगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। फिर भाग का प्रोसेस कर लेते हैं। गुणा का समझ लिए, और उसी जेड निकालेंगे सबसे पहले। तो ए बटा बी, जेड निकालने के लिए उनको इनके वास्तविक मान को डिवाइड करते सीधा सीधा, तो इनका जेड भी 2 निकल गया, और डेल्टा जेड उनका निकाला ही था 0.04। अब इनके जेड को रख लो, तो इनका वास्तविक मान क्या है 2 प्लस माइनस इसकी त्रुटि 0.04। तो ये इसका मान निकल कर आ गया भाग में। फिर आता है ध्वनि की क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन ही है। ध्वनि की चाल v बराबर 2 अप नॉट L2 माइनस L1, ये दे रखा है, इसको पढ़ लेना। डेल्टा अप नॉट डेल्टा L2 माइनस L1। अब ये कह रहा है कि इनमें, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है शायद, इसके अंदर कह रहा है कि इनके डेल्टा v, इनके वेग को, ध्वनि की चाल, चलो एक क्वेश्चन पूरा नहीं है तो इसको हटा देते हैं, आगे चलते हैं अपन। जो कहता है कि जेड बराबर ए क्यूब हो तो उसको ऐसे लिखते हैं, और सापेक्ष त्रुटि निकालनी हो तो उसको 3 बार ऐसे लिखते हैं, और इसको हल करने पर ये मिलता है 3 डेल्टा ए बटे हुए ए। तो मैं बताता हूँ कि सबसे सिंपल काम है, जब जेड बराबर ए क्यूब दे रखा हो और सापेक्ष त्रुटि पूछी हो, तो घातांक को आगे लिया हो, और इसकी त्रुटि बटे हुई इसका वास्तविक मान, वही इसका सापेक्ष त्रुटि निकल जाएगी। तो आगे चलते हैं। फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और बार बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि इनकी सापेक्ष त्रुटि बताओ, ए एक्स बी वाई सी जेड। तो अक्ष को आगे लिया हो डेल्टा ए बटे हुए ए, वाई को आगे लिया हो डेल्टा बी बटे हुए बी, और त्रुटि के अंदर हमेशा प्लस होता है, कभी भी माइनस नहीं होता। यदि घातांक जैसे ए अक्ष बटे हुए बी वाई है, तब भी इनकी सापेक्ष त्रुटि पूछी जाए तो अक्ष को गुणा में डेल्टा ए बटे हुए ए, और वाई ऊपर जाने पर माइनस का वाई हो जाएगा, बी की पावर माइनस का वाई।
जो उसको भी माइनस नहीं करना, उसको भी प्लस करके डेल्टा वाई डेल्टा बी बटे हुए बी लिखना ही है। जिस कभी इसमें ध्यान रखना है कि घातांक कुछ भी हो, ऊपर जाए, ऊपर हो या नीचे, हमेशा प्लस ही होगा, गुणा में हो चाहे भाग में। जैसे यहाँ पर गुणा में है, चौथे नंबर पर देखो ए एक्स डॉट बी वाई बटे हुए सी जेड, तो अपन इस गुणा वाले को भी जोड़ में लिख रहे हैं प्लस, और इस सी जेड को भी प्लस में ही लिख रहे हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि घातांक ऊपर हो, नीचे हो, गुणा में हो, भाग में हो, इनको हमेशा जोड़ना ही है त्रुटि निकालने के लिए, सापेक्ष त्रुटि निकालने के लिए। अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि a बराबर 2 प्लस, ये प्रतिशत त्रुटि निकालनी है इनकी। तो 3 संख्या दे रखी है अपने को a b c, तो b का तो परसेंट त्रुटि ये दे रखा है स्वयं ही 1%, और अपने को c और a की त्रुटि निकालनी है। अपने को ये फॉर्मूला दे रखा है इसने, z बराबर a स्क्वायर b बटे हुए c क्यूब। इसकी परसेंटेज त्रुटि निकालने के लिए परसेंट डेल्टा z बटे हुए z। अब इसमें गुणा 100 नहीं करेंगे इधर की तरफ, क्योंकि इधर परसेंटेज लगा लिया अपन ने। अब इसको करेंगे 2 डेल्टा a बटे हुए a प्लस b की तो परसेंटेज त्रुटि ये खुद ही दे रखा है 1%, तो सीधा इसको तो 1% लिख लेंगे, और इधर ए वाले में 100 से गुणा करेंगे प्लस, और सी वाले को प्लस का 3 गुणा डेल्टा सी बटे हुए सी गुणा 100, और इसको हल कर लेंगे। डेल्टा ए का मान ये 0.02 बटे हुए 2 गुणा 100, इनको हल करने पर लास्ट में आंसर आ जाएगा 6%। तो ये कर लेना, मैंने समझा ही दिया। इनको आगे लाना है और जोड़ देना है, जिससे प्रतिशत त्रुटि निकालो, सापेक्ष त्रुटि निकालो। सापेक्ष त्रुटि में 100 से गुणा नहीं करते, और प्रतिशत त्रुटि में 100 से गुणा करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें, जेड बराबर रूट ए बटे हुए बी, ये इसका फॉर्मूला दे रखा है, और उसका मान दे रखा है ए का और बी का। अब इसके अंदर त्रुटि नहीं दे रखी, तो अपने को लिस्ट काउंट से ही इनकी त्रुटि निकालना है। तो 5.00, तो पॉइंट के बाद में 2 जीरो है तो 0.01, और इसमें एक संख्या है तो 0.1 लिस्ट काउंट हो जाएगा बी वाले का। फिर इसको हल करने पर लास्ट में आंसर आएगा 0.2%, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था अपन ने। अब ये कह रहा है कि यदि त्रुटि न दी गई हो, वही बात दोबारा दोहरा रहे हैं कि जब त्रुटि नहीं हो तो लिस्ट काउंट को ही त्रुटि मान ली जाती है। अभी एक क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसमें फॉर्मूला सही दे रखा है, इसमें जी का मान ज्ञात करना है। अभी वीडियो पॉज करें, अभी वीडियो पॉज करके इसको हल करना, जिससे आपका क्वेश्चन बन सके और आगे परीक्षा के अंदर आप सीधा कर सको। 1-2 स्टेप खा भी जाओ तो आंसर सही निकल सके, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए। और फिर इसका आंसर यहाँ पर देख लेना आप, जो कि मैंने दे रखा है। फिर अपन आगे चलते हैं। अब यदि परसेंटेज पूछे कि, अब अपने से पूछ रहे कि यह परसेंटेज दे रखी है 4 को 2% बढ़ा दी जाए या फिर 20% बढ़ा दी जाए, फिर गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। यदि 5% से कम परसेंट वृद्धि या फिर घटा कम करी जाए या बढ़ा दी जाए, 5% से कम होनी चाहिए परसेंटेज, तो फिर उसको इस सूत्र से हल करते हैं। 100 गुणा डेल्टा के बटे हुए के काइनेटिक एनर्जी यानी के लिखता हूँ, और 2 गुणा डेल्टा वी बटे हुए वी गुणा 100। इसको परसेंटेज ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, जो कि ये यहाँ से आता है के बराबर हाफ अम वी स्क्वायर। अम तो मूल मात्रक है, मूल राशि है जो कि कांस्टेंट होती है, और वी स्क्वायर ये कांस्टेंट नहीं होती, और चाल इसमें है बढ़ा रखी है 2%, तो वी स्क्वायर है तो स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, और डेल्टा वी बटे हुए वी गुणा 100 हो जाएगा। और इसकी परसेंटेज देखिए 4 की, तो डेल्टा वी बटे हुए वी गुणा 100, ये पूरा का पूरा क्या है 2%। अब एक इसमें डबल क्वेश्चन है, एक तो 2% बढ़ाता है, फिर कहता है कि 20% बढ़ा दी, तो एक बार तो 2% बढ़ा दी और एक बार 20% बढ़ा दी, तो 1%
एक बार फर्स्ट क्वेश्चन तो इससे हो जाएगा जिसमें 5% से कम त्रुटि है, 2% ही है, तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा। यदि 5% से ज़्यादा त्रुटि दी हो क्वेश्चन में, फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि फिर आंसर गलत हो जाएगा। फिर अपने को ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल बटे हुए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल करके पहले वी इनिशियल निकालना पड़ेगा, वी फाइनल का स्क्वायर, जो कि उसी फॉर्मूले से आया है के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी का स्क्वायर एम से एम उठ जाएगा, हाफ से हाफ उठ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर वी फाइनल बटे हुए वी इनिशियल का स्क्वायर। इससे वी फाइनल निकल जाएगा यहाँ पर, जो कि 20% बढ़ा दी गई है। तो वी फाइनल निकालने के लिए वी इनिशियल शुरू में कितनी थी, वो प्लस का 20% बढ़ाई थी, तो 20/100 गुणा वी इनिशियल, इनिशियल का 20% बढ़ाई थी, इसलिए एक तो पहले तो इनिशियल को जोड़ दी, फिर वी इनिशियल का 20%, 20/100 को करके जोड़ दी, तो वी फाइनल आ जाएगी 1.2 वी इनिशियल। फिर यहाँ पर रखे तो इस यहाँ पर वी फाइनल रखे 1.2 वी इनिशियल, तो वी इनिशियल से वी इनिशियल कट गया, 1.2 का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल का 1.44 काइनेटिक एनर्जी 1, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आएगी इनिशियल की 1.44 गुना, यानी कि 44% वृद्धि हो जाती है। तब अपन चाल में 20% वृद्धि करेंगे, तब अपनी काइनेटिक एनर्जी 44% बढ़ जाती है। इसमें 1.44 में केवल 44 ही क्यों लिए, क्योंकि 100 तो पहले बढ़ी हुई थी इनिशियल में, 0.44 बढ़ी है, यानी कि 44% ज़्यादा बढ़ी है। तो पॉइंट के आगे जो भी संख्या हो उतनी परसेंट वृद्धि या उतनी परसेंट कटौती हो जाती है। जैसे यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है, उसका फॉर्मूला ये यूज करना है, 30% बढ़ा दिया जाता है समय। अब इसके अंदर भी पहले पी फाइनल निकालो, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल आएगी। तो पी फाइनल निकालने के लिए पहले अपने को काइनेटिक एनर्जी फाइनल बटे इनिशियल, पी फाइनल का स्क्वायर बटे पी इनिशियल का स्क्वायर, पी फाइनल कितना बढ़ाया गया है 30%, तो अपने को निकालना है पी फाइनल। तो पी फाइनल हो जाएगा पी इनिशियल प्लस 30 का 30/100 गुणा पी इनिशियल का, इससे पी फाइनल आ जाएगा। उस पी फाइनल को यहाँ पर रख देंगे, तो अपने के काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ जाएगी 1.69 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की, यानी कि 69% वृद्धि हो जाती है। फिर यह फॉर्मूला है 1/z। तब ऐसी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए उसकी सापेक्ष त्रुटि निकालने के लिए डेल्टा z/z बराबर डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b करते हैं, तो ये भी याद रखना। जैसे लेकिन 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 सादा क्वेश्चन आ जाए तब ही वो फॉर्मूला काम में आएगा, सापेक्ष त्रुटि निकालने वाला ये तभी साधारण क्वेश्चनों में काम आएगा। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये काम नहीं आएगा, तब इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये रेजिस्टेंस दे रखा है R1 और R2, तो समांतर क्रम का सूत्र होता है R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट बटे हुए R1 प्लस 1/R2। इससे R इक्विवेलेंट निकल जाएगा, जो हो जाएगा 10/3 इसको हल करने पर। ये देखो ये लास्ट में 1/R बराबर 3/10 आ रहा है, तो R को ऊपर ले जाएंगे तो R बराबर 3/10 आ जाएगा। फिर अपने को करना है R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डेल्टा R निकालने के लिए। अब इसमें अपने को डाउट आ सकता है कि यहाँ पर स्क्वायर क्यों करे, तो अपने को इस फॉर्मूले को रट लेना है। इसमें अपने को कुछ भी उस फॉर्मूले को यूज नहीं करना है कि 1/A बराबर 1/B प्लस 1/C, यानी कि डेल्टा A/A डेल्टा B/B प्लस डेल्टा C/C, इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है। इसमें प्रतिरोध वाले में केवल इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है, इसी से आंसर आएगा, इससे गलत आंसर आएगा जो कि ऑप्शन में दिया गया होगा, और वो
आपके कट सकता है आंसर। तो अपने को नीचे आर स्क्वायर करना है दोनों तीनों जगह। फिर आर तो अपने निकाल ही लिया था 10/3 ये आर, और डेल्टा R1 अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसको हल करने पर 7/3 गुणा 10⁻² आएगा। फिर आर इक्वलेंट को पूरा लिखने पर वास्तविक मान 10/3 प्लस माइनस इसकी त्रुटि 7/3 गुणा 10⁻²। फिर आता है प्रतिशत अंतर। अब प्रतिशत अंतर कैसे निकालते हैं? जब ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन दे कि Z बराबर A/B हो, तो इसमें प्रतिशत अंतर निकालो। तो अपन ने तो प्रतिशत त्रुटि निकालनी सीखी थी भाई, 100 गुना डेल्टा Z/Z, डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B, इनको 100 से गुणा करने पर इनकी परसेंटेज त्रुटि आ जाती। अब ये पूछ रहा है प्रतिशत अंतर। अब प्रतिशत अंतर कैसे निकालते हैं? जब डेल्टा Z/Z, इसको भी ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन इसमें अंतर का माइनस हो जाता है। जब संख्या बड़ी होती है, जब अपन संख्या को बढ़ाते हैं 5% से बढ़ाते हैं तो अंतर प्लस का करते हैं, और जब इसको घटाते हैं तब इसमें माइनस आता है। तो ये बदलता रहता है, जब इसमें बढ़ाया जाता है तब प्लस, और जब घटाया जाता है तब माइनस। तो ये याद रखना है। तो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। अब दे रखा है अपने को ये त्रिज्या 2% बेलन की, उसकी लंबाई दर की 1% कम कर दी जाती है। तो इसमें डाउट आ सकता है कि यहाँ पर प्लस क्यों आया। तो अब इसको हल करने पर रो बराबर होता है बेलन का πr²l, घनत्व का सूत्र होता है πr²l। तो इसकी परसेंटेज अंतर निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, वही 2 गुणा डेल्टा R/R। अब इसको अल, यहाँ पर माइनस आता है लेकिन यहाँ पर कम कर दी 1%, तो माइनस का 1%, ये यहाँ से माइनस माइनस प्लस हुआ है 1, और डेल्टा R जो कि 2 गुणा 100 जो कि 2% दे रखा है अपने को, तो 2 गुणा 2 4%। तो टोटल आंसर आ जाएगा तो यहाँ पर पहले प्लस आएगा। फिर अपन शुरू में सीखे थे कि कोई भी फॉर्मूला दे रखा हो, जैसे ये दे रखा है इसमें πr²l, तो इसकी परसेंटेज त्रुटि निकालने के लिए रो गुणा 100 बराबर 2 गुणा डेल्टा R/R, कांस्टेंट को नहीं लिखना है, गुणा 100, और इसकी घातांक में 1 है तो प्लस का 1, गुणा हो भाग हो जोड़ हो बाकी हो प्लस का 1 प्लस ही करते हैं जब त्रुटि निकालते हैं। तो डेल्टा L/L गुणा 100। अब इसका मान रखना है अपने को -1, फिर इसका मान आ जाएगा 4, तो इसकी परसेंटेज वर्दी आ जाएगी टोटल कुल मिला के 3%। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और त्रिज्या को 2% बढ़ाई जाती है, इसलिए यहाँ पर 2% प्लस में आई थी और यहाँ पर माइनस का 1 घटाई जाती है, कम की जाती है। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको डाउट आ सकता है बाद के अंदर, तो इसको ध्यान से समझ लेना। और ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जिसमें अपन करते हैं कण का द्रव्यमान 2% हटा दिया जाता है, मतलब कि कम कर दिया जाता है, और उसका संवेग 3% बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12 mv²। जब इसको ऊपर नीचे m से गुणा करते हैं तो ऊपर बनता है p² और नीचे बनता है 2m। फिर इसका फॉर्मूला बनता है ये k बराबर p²/2m। अब जिसको समझ में आया मैं उसको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। डेल्टा k बराबर 2 डेल्टा p/p माइनस ऊपर जाएगा तो डेल्टा m/m गुणा 100। अब इसके द्रव्यमान को 3% बढ़ा दिया जाता है तो प्लस का 3, और इसके समय को 3% बढ़ा दिया जाता है तो प्लस का 3, और द्रव्यमान को घटा दिया जाता है तो माइनस का 2 प्लस माइनस प्लस की 6 + 2 यानी कि 8% की वृद्धि हो जाती है इसकी गतिज ऊर्जा के अंदर। तो आज का वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और
अगले वीडियो में अपन सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक और टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, जिसमें वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गोज को अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर फैलाएं। तो थैंक यू आज का वीडियो पूरा देखने के लिए।